रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है तो हम तो डिस्कशन स्टार्ट ही कर देते हैं। कोई आएगा तो आई रिपीट, एल्स विल टेक क्वेश्चंस। सो सी, ऐसे का पेपर 3 आवर्स फर्स्ट पेपर है मेंस का आपका। गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू बिल्ड मोमेंटम, बट इफ़ गोज़ रॉन्ग या फिर गोज़ टफ तो ऑल्सो अफेक्ट्स अदर 4 GS पेपर्स, मे बी ऑप्शनल ऑल्सो रेयर केसेस में। 2 एसेज लिखने हैं, ठीक है, ईच 125 मार्क्स। अब देखो, यूपीएससी का जो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन था वो मैंने बहुत बार कहा है कि लोगों को स्पेसिफिकली पढ़ना चाहिए। जो एक्चुअल यूपीएससी का नोटिफिकेशन जब आता है स्टार्ट ऑफ द ईयर में, वो वी शुड ऑल रीड, बिकॉज वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉपिक से स्टिक करके चलना है, okay? दैट मीन्स कि देयर शुड बी नो डाइवर्जेंस। ऑफ टॉपिक नहीं जाना है, इन द सेंस लाइक एक टॉपिक के बारे में बात करते करते डिस्प्रपोर्शनेटली दूसरे टॉपिक के बारे में नहीं टाइम स्पेंड करना है। सेकेंडली, कोर ऑफ द इशू, नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोर ऑफ द इशू का मतलब ये होता है कि जस्ट बिकॉज आपको एक कीवर्ड मिल गया है ऐसे के स्टेटमेंट में, इसका मतलब ये नहीं कि उस कीवर्ड के ऊपर आप ऐसे लिखोगे, राइट। इट एक्चुअली मीन्स कि व्हाट इज़ द कंटेक्चुअल स्टेटमेंट जो कि उस पूरे ऐसे के प्रॉम्प्ट से निकल के आ रहा है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, मैंने एक ऐसे लिखने को दिया था कुछ टाइम पहले, which was that mind is both a sanctuary and a battlefield. The mind is both a sanctuary and a battlefield. Now, जब बहुत सारे लोग इस ऐसे को लिख रहे थे तो what they did was they focused half of the essay on writing how mind as a sanctuary is great, right? That mind should be a sanctuary and mind should not be a battlefield. That is what they came down to. Like almost अगर वो 12 पेज लिख रहे हैं तो 6 pages are spent in arguing in this format. But the statement actually says that mind is both a battlefield and a sanctuary. दोनों का coexistence है उसमें. So the actual interpretation of the statement was not that कि mind should be a sanctuary. That is your interpretation, which you wrongly interpreted. But the actual interpretation कि both का जो coexistence है उसको हमको प्रूव करना है, उसके लिए आर्ग्यू करना है, एंड व्हाट आर इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स दैट बोथ आर द थिंग्स एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, or sometimes back and forth होके, and how both of the states are actually important for an individual. That is the true interpretation of the topic. So इस चीज़ में बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं कि कोर ऑफ द इशू जो है स्टेटमेंट को, वो सही से इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाती है. So you have to be double sure that you have to interpret the statement very very accurately, and then उसी मीनिंग पे, उसी अंडरस्टैंडिंग पे, उसी इंटरप्रिटेशन पे आपको ऐसे लिखना है, ना कि एक्सट्रैक्टिंग जस्ट सिंगुलर कीवर्ड्स फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेटमेंट एंड मेकिंग योर एंटायर ऐसे अबाउट दैट, और उसमें भी आप अपने ही इंटरप्रिटेशंस लगा लगा के अलग अलग एंगल्स लेके आ रहे हो, राइट. सो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एसे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड यू शुड नो कि यू नो क्या है. वैसे ही एक PYQ आया था ऐसे का, विच वॉज you do not step into the same river twice, right? Now the actual quote is, the entire quote says you do not step into the same river twice because it's not the same river and it's not the same man, right? So it's an essay about time, about the passing of time, that once you meddle with things or once you have experienced certain things, you can come back to them, but neither you are the same, neither those things remain the same, right? So what cause or effect the passing of time does to a person, to its perception, to his life, to the things that are a part of his life, other people, other things like profession, philosophy, money, right, relationships, all of those things have to be discussed. ना उसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपने अच्छे से उस पर इंटरप्रेट नहीं किया, सो यू माइट थिंक दैट ओके यू डू नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस. इसका मतलब ये हो सकता है कि लाइक रिवर इज़ डाइवर्जिंग, रिवर्स आर ऑलवेज चेंजिंग. अब रिवर्स का आपने इंटरप्रिटेशन निकाल लिया कि व्हाट आर रिवर्स. रिवर कैन बी इंटरप्रेटेड एज लाइफ, रिवर कैन बी इंटरप्रेटेड एज इकोनॉमी, वट एवर, एंड देन यू विल गो ऑफ ट्रैक इन द डायरेक्शन. और आपने निकाल लिया कि यू नो मैन इज स्टेपिंग इन टू द रिवर, सो यू मे बी लिंक इट टू प्योरिटी, और मे बी यू लिंक इट टू रिचुअलिज्म, सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ माइंड सेट, और वट एवर इट इज़. दैट वुड बी अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन.
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सिंगुलर कीवर्ड्स ना निकाल के ऐसे में से यू एक्चुअली ट्राई टू डिफाइन अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट कि क्या कंटेक्चुअल मीनिंग इससे निकल के आ रहा है, व्हाट इज़ माई इंटरप्रिटेशन विच इज़ द मोस्ट प्रिसाइज, एंड देन आई वॉन्ट टू राइट एन एसे ऑन दैट टॉपिक. वन ऑफ द अदर थिंग दैट द यूपीएससी नोटिफिकेशन सेज इसकी ऑर्डरली फैशन में आपके आइडियाज़ होना चाहिए. So any argumentation should be arranged in a very flowless manner. It should flow nicely in a creative writing format. और उसमें स्टेप बाय स्टेप करके आपको आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाफ हज़ार्डली कंक्लूजन की चीज़ें पहले आ रही हैं, फिर बीच में कुछ आ रहा है, फिर आगे कुछ आ रहा है. सो दी रीडर हैज़ टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ बीइंग बिल्ट अप. ही हैज़ टू फ्लिप थ्रू पेजेस कि पहले क्या कहा था, आगे क्या कहा था. सो ऑर्डरली फैशन, अ फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी ऐसे. और ये दोनों चीज़ें यूपीएससी के ही नोटिफिकेशन से निकल के आ रही हैं बाय द वे. सो यू कैन इमेजिन कि दे मस्ट हैव वेरी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सेट विद इन दीज पैरामीटर्स कि इन चीज़ों को अगर मैं देखूंगा तो मुझे मार्क्स देने हैं, अगर इनको देखूंगा तो मार्क्स काटने हैं. बट दीज टू थिंग्स रिमेन द कोर ऑफ द एक्चुअल यूपीएससी ऐसे. ओके, नाउ इसको और अच्छे से समझने के लिए आई टेक स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज. कि ये सोचो कि डिबेट और ऐसे के बीच में सबसे बड़ा क्या डिफरेंस होता है. ऑलराइट, जब भी आप किसी डिबेट को अटेंड करते हो या फिर यू गो टू हियर अ डिबेट टीवी पे, यूट्यूब पे या फिर इन पर्सन, व्हाट यू विल सी इज़ कि डिबेट का जो विनर होता है वो ऐसा विनर नहीं होता है जिसके आर्ग्यूमेंट्स हमेशा बेस्ट होते हैं. राइट, यू नेवर कम आउट ऑफ अ डिबेट थिंकिंग कि ओ आई एम कन्विंस्ड अबाउट फॉर और अगेंस्ट, कि हाँ वो फॉर वाले ने अच्छा बोला था, आई एम कन्विंस्ड फॉर द फॉर. What actually ends up happening is you are well educated on both sides of the issue, but both the arguments are so strong that you are still unable to make a decision, and the award is given to that person जिसने सबसे अच्छे present किए थे अपने arguments, जो सबसे articulate था, जो सबसे eloquent था बोलने में, उसको दिया जाता है. right? But you never come out of a debate fully convinced about one side of the argument. That is there. Like if the debate is actually very fair and you don't have any preconceived notion, that is the core of a debate, how you actually look at it. The essay is quite opposite in the sense कि essay is supposed to convince the reader of one particular statement only, that this is the truth. So जो भी आपका essay का statement होगा ना, ये इसको आप arguments के through, right? अब मैं बताऊंगा कि arguments क्या होते हैं, examples क्या होते हैं, differences क्या होते हैं, thesis क्या होती है, synthesis क्या होती है. Examples के through, right? Data के through, anecdote के through, you basically prove the reader beyond a shadow of doubt कि ये जो statement है यही सही statement है. Right? That is the core premise of an essay. That is the core delivery of an essay कि जो भी reader है उसको आपको statement के लिए beyond any doubt convince करना है कि see these are my reasons, these are the explanation why whatever has been said is true. So there is a feeling of being convinced, there is a feeling of being sold to after the essay. There is a more belief in that particular statement after reading your essay. That is the primary function of writing any essay all across the world, not just UPSC essay. So ये चीज़ अपने दिमाग में clear कर लो. Now this cannot happen unless and until you have understood the exact core of the issue. क्योंकि फिर आप अलग लिखोगे तो you will diverge from the topic and your marks will be cut, which UPSC is very particular about. नाउ इस चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं. ऑलराइट, सो इट्स अ वेरी स्मॉल सिंपल टू डू लिस्ट. कुछ कीवर्ड्स मैं एक्सप्लेन करूँगा सो दैट व्हेन आई से एन आर्ग्यूमेंट, व्हेन आई से अ थीसिस, व्हेन आई से द सिंथेसिस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है इन चीज़ों का. ऑलराइट, सो जो स्टेटमेंट से सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है, राइट, विच इज़ योर ट्रुथ, जिस ट्रुथ के लिए आपको रीडर को कन्विंस करना है, दैट इज़ नोन एज द थीसिस स्टेटमेंट. तो जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, कुछ एसेज में टॉपर्स के एसेज पढ़ोगे, तो यू विल ऑल्सो सी कि देर इज़ वन पैराग्राफ, वन स्मॉल पैराग्राफ, वन लाइन विच इज़ रिटन इन दिस एसे वी विल डिस्कस. राइट, इन दिस एसे आई एम गोइंग टू लुक ओवर द फॉलोइंग थिंग्स XYZ ABCDEF, वट एवर दैट इज. दैट स्टेटमेंट इज yes it's being recorded, don't worry. That statement is known as the thesis statement, which defines the entire aim of the essay, the exact belief that you want to convince for. Right? So thesis को हम अलग से extrapolate करके इसलिए लिखते हैं ताकि, and usually it's written at the end of the introduction. Right? So आप पहले पूरा premise introduce करोगे, maybe with a story, with an anecdote, कुछ current affairs का, and then you will basically convey to the examiner कि ये जो 1.5 पेज में मैंने कहानी बताई है,
इससे मैं अपना जो इंटरप्रिटेशन है उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, एंड देन यू सेट द टोन ऑफ द ऐसे कि इस ऐसे में मैं ये डिस्कस करूँगा एंड द एक्चुअल इंटरप्रिटेशन इन योर ओन वर्ड्स, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक ऐसे लेने वाला था कि द बेस्ट वे टू क्लियर द मडी वाटर इज़ टू लीव इट अलोन, राइट. इस ऐसे पे दिस इज वन ऑफ द PYQs. द बेस्ट वे टू क्लियर द मडी वाटर इज़ टू लीव इट अलोन. लेट्स टेक टॉक ऑन दिस. सो इसमें बेसिकली इट इज सेइंग दैट समटाइम्स द बेस्ट वे टू फिक्स अ थिंग इज नॉट टू diverge it or not to operate with it for a long time, but rather to leave it alone and let time do the fixing. Some things sort themselves out by themselves if you just leave them be. Some might also interpret it let's sleep on it. Okay, काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है कि if your mind is too confused, if you cannot take a decision, sometimes you say कि okay let's sleep on it, my subconscious will figure it out, and when I wake up tomorrow I will have a much better understanding. That is also one way of interpreting, right? But this is the actual interpretation, that things do not require always meddling with, things do not require that you always take an action. Sometimes wait and watch is the best policy, right? And a lot of times things solve themselves out. So this is the basic interpretation. This becomes your thesis statement. Okay, this is your thesis. Now talking about the introduction of the essay. Introduction of the essay basically means that it is taking 1 to 2 pages of your total real estate of your page, the booklet of UPSC, and इस 2 pages में आप tone set करते हो, precedent set करते हो, right? और अपनी interpretation clear करते हो. And यहाँ पे you usually also use some keywords as well. Now interpretation को solidify करने का काम फिर thesis statement कर देता है. So आपने 1-1.5 पेज का इंट्रोडक्शन दिया और उसके जो आधे पेज का एक पैराग्राफ है वो आपका थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगा, जो कि एकदम डिस्टिल्ड फॉर्म होगा, क्लियर कट वर्ड्स में कि दिस essay is going to cater to following. This essay is going to argue how a lot of times solutions do not lie in taking actions, but rather letting time take its due course is the best outcome for both the things and for both the individual. Something like that. Okay, so that becomes a thesis statement. अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन किस तरीके का हो सकता है? इंट्रोडक्शन में बेस्ट जो टॉपर्स कॉपी से हम लेके आते हैं वो होते हैं एनेक्डोट्स. Anecdotes basically कुछ नहीं होते हैं, they are a very small memoir kind of story, okay, something that has happened in the past and you're recalling that thing, and it can be a third person story, it can be a first person story, anything. It can be from history, it can be from something that has happened recently, okay, but it is usually a vivid recollection, it is a vivid kind of storytelling that you're doing in those 1.5 pages, okay. So for example, let's say that I am imagining कि sometimes just waiting it out is the best way, is what we're getting at. तो हमको एक ऐसा इंसिडेंट चाहिए जहाँ पे people decided to not take any action, right? Wait a little bit and there was solution at the end. So this is what we're waiting for. Now मुझे इससे ये याद आ रहा है कि like the COVID crisis is something that we can go for, or the 2008 subprime crisis, okay, or if you have read a little bit of Warren Buffett, his philosophy of investing, right? Because he is a big proponent of not taking a lot of actions but rather being patient. Now to me, this is a great example, this is a great anecdote, okay? So I can start off by saying that there was 9/11 that happened, the markets took a great hit. There was 2008 subprime crisis in which the markets took a great hit, but there was one person sitting whose name was Warren Buffett, and he, despite having billions of dollars in investment which were falling, he thought the best way was not to take an action but rather to keep a still watch, right? 10 years later we see that he is the richest person of the world.
What worked for him was not taking actions out of desperation, not meddling in affairs out of emotional impulses, but rather practicing the quality of patience. That describes the situations that when situations are muddy, it is the best course of action sometimes to keep a still watch and let the situations pan themselves out and then take a decisions when the water is clear. So that is kind of an anecdote. Okay, now when I'm writing it, when I'm actually in the zone, this would be even more flowery. इसमें और थोड़े अच्छे anecdotes हो सकते हैं और words हो जाएंगे, right? Maybe and I will be better prepared also. So all of these things would be prepared. I would have read on it. Maybe I will speak or I'll write very specific keywords. I'll write very specific कि उनके जो annual shareholders की meeting होती है, कुछ एक आध दो books के नाम आ जाएंगे, कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को रेफरेंस कर देंगे हम, इस तरीके की चीज़ें होंगी. बट यू गेट द पिक्चर, राइट? सो 1.5 पेज आई वुड राइट अबाउट दिस एनेक्डोट एंड देन आई वुड राइट अबाउट माई थीसिस स्टेटमेंट. This is similarly in this essay we'll be dealing with the fact what I reiterated previously. Okay, so this is one of the best ways to start an essay. ये आपका thesis statement हो गया, ये आपका introduction हो गया. इस तरीके से you want to like come to a point where you are able to decide कि हाँ चलो ठीक है, this would be my introduction. Now also please keep note how I arrived at this particular introduction, right? My way of thinking is very important here. Rather than noting कि मेरे introduction की quality क्या थी या क्या topic था उसका, that is very irrelevant. But look at how I like distilled my idea of the introduction into this process, right? So when I had the thesis statement और मुझे clear है कि ये मेरा thesis statement है, what kind of anecdote would do justice to it? And then from that idea I came to this flowchart कि okay, if I can come to a story, if I can come to an anecdote जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं कि एक इंसिडेंट हुआ और उस बंदे ने कुछ एक्ट करने के बजाय उसने सोचा कि मैं वेट करता हूँ और फिर वेट करने से उसको कुछ विन हुई, उसको कुछ सोल्यूशन हुआ. दिस वुड एक्चुअली डेमॉन्स्ट्रेट वेरी वेल वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, राइट? सो आई एम थिंकिंग वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल्स and that first principle thinking allows me to come up with 2-3 examples of one introduction. So this kind of first principle thinking is required, right? ऑलवेज जैसे अभी क्या होगा, अभी जब आप ऐसे लिखना शुरू करोगे तो यू वुड एक्चुअली फील दिस हिंड्रेंस कि मेरे पास इनफ एग्जाम्पल्स नहीं है, इनफ एनेक्डोट्स नहीं है. सो व्हाट आई वुड वांट इज़ कि रैदर देन फाइंडिंग, मतलब आपके पास कंपाइलेशन मिल जाएगी आपको सारे एग्जाम्पल्स की, एनेक्डोट्स की, और आप उसको पढ़ोगे देन फिगर आउट करोगे कि यार ये मैं कहाँ यूज़ करूँ. एंड कितना भी कर लो, लेट्स से दैट यू कम डाउन टू 3 to 4 टॉपिक्स कि यार इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, एनेक्डोट को मैं 3-4 जगह यूज़ कर सकता हूँ, बट इट वोंट बी एग्जॉस्टिव. क्वाइट पॉसिबल इट कैन बी यूज समवेयर एल्स वेरी वेरी नाइसली, इवन बेटर देन ऑल दोज 4 आइडियाज़, बट वो आपको तुरंत नहीं स्ट्राइक करेगा बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिएटिव एक्सरसाइज. रैदर वॉट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इज़, जितने भी आप एसेज लिखो बॉटम अप जाओ, ना कि टॉप डाउन जाओ. Don't work through examples. Rather have the idea in place पहले and then go to ChatGPT, go to Gemini, give it this context that I want stories which have this going on. And this is my idea. This is my thesis statement for which I want to demonstrate. Take examples from history, take examples from current affairs, from Indian history, from world history, from post-independence history, right? Take example from entrepreneurs and business people, take on examples from sports persons or artists, like that. Give it a prompt like that, and then you will have very specific example which will be tailor made to that kind of approach, right? And once you have that core, let's say that आपके पास ये core example है, this is your core example, then what I want you to do is I want you to sit down with that example and see कि चलो ठीक है यार ये तो मेरा core है, okay, this is the actual example that I'm using, but what are the hooks that I can attach to it? So maybe like let's say there is a philosophy hook, okay, maybe there's a economic hook to it, maybe there's a society hook to it. So basically what you're doing is, since you know that example very well, now you're sitting down to think कि यार ये example मैं यहाँ इस essay में तो use कर रहा हूँ, but how do I use it in a philosophical essay? How do I use it in an economy based essay? How do I use it in a society based essay? That also says a lot, right? सो इस तरीके से जब आप एग्जाम्पल्स इकट्ठे करोगे, यू नो दोज एग्जाम्पल्स इनसाइड आउट, वो आपके सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, एंड देन इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ देम, बिकॉज आपने सिर्फ वो रटा रटाया प्रिपेयर नहीं किया है, आपने उस पर बैठ के सोचा है कि यार इस आइडिया के, इस स्टोरी के, इस एग्जाम्पल के, एनेक्डोट के क्या डिफरेंट एंगल्स हैं जिनको मैं अलग अलग तरीके से मोल्ड करके लिख सकता हूँ, नो मैटर वॉट दी ऐसे टॉपिक इज,
दिस इज हाउ यू कलेक्ट द बेस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स एंड एनेक्डोट्स, एंड इन्हीं से ही क्रिएटिविटी आएगी इंस्टेड ऑफ पिकिंग दैम अप फ्रॉम एनी कंपाइलेशन. ओके, सो दिस इज हाउ you go about the introduction. Now coming to the actual body. So जैसा कि मैंने बताया कि किस तरीके से ऐसे को देखना है. Now one word that I repeatedly use again and again is argumentation or the argument. Okay. Another word that I use is the thesis. Another that I use is the antithesis. Then there is a synthesis. There is usually a criticism. Then there are also examples. So, इनके बारे में बात करते हैं. An argument is basically a stance that you're taking to defend or to promote your thesis statement. Okay, so thesis statement जो है वो actual में आप क्या कहना चाहते हो direct distilled शब्दों में. Right, so in this case muddy water वाले ऐसे में ये हो जाएगा कि inaction sometimes is the best way. Sitting down on things and being patient leads to the best outcomes. Let's say this is a thesis statement. Now what way, what reason I'm taking to convey this or convince you of this idea is what argument is. Okay, ये चीज़ समझ लो. तो एक thesis statement के पीछे 10 arguments हो सकते हैं. This is what you're thinking about. And argument को strength कहाँ से मिलती है? Example से मिलती है. Right? So argument is an opinion. It's a belief that is supporting the thesis. And how you're proving that belief or supporting statement is through examples, through real life examples. So whenever जब भी एक toppers copies में ऐसे में आप paragraph पढ़ोगे तो you will find this flow very nicely implemented in 70 to 80% of all the paragraphs that you see in the toppers copies. That आपको पहले thesis statement मिल जाएगा introduction में. Then there will be one argument पर पैराग्राफ. यूजुअली समटाइम्स एक आर्ग्यूमेंट 2 पैराग्राफ की ले सकता है इफ़ इट्स कॉम्प्लेक्स और थोड़ा नुआंस्ड है तो. एंड देन इट वुड बी फॉलोड विथ एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो एंड बार बार व्हेन यू डू दिस, राइट, वन पैराग्राफ में यू डिड दिस, देन अनदर पैराग्राफ में यू डिड दिस, देन थर्ड में यू डिड दिस, सो यू आर अटैकिंग द थीसिस स्टेटमेंट एंड कमिंग अप विथ मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, मोर एंड मोर डिफरेंट एंगल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट टू कन्विंस द रीडर ऑफ द सेम आइडिया. ओके, तो एक ये हो जाता है. नाउ आई सेड दैट ऐसे इज प्राइमरली अ मीन्स ऑफ कन्विंसिंग समवन, राइट, कि आपको कन्विंस करना है रीडर को. नाउ द थिंग इज वी आर राइटिंग ऐसे ऑन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लेवल. 12-14 पेजेस ऑफ ऐसे इज नो जोक, एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. दे आर वेरी फिलोसफिकली ओरिएंटेड, बहुत नुआंस होता है इनमें, बहुत सारी डिटेल्स जाती हैं. और जो आपका रीडर है वो भी कोई बच्चा नहीं है. दे आर वेरी वेल रेड पीपल. ओके, सो क्या होता है कि कोई भी एक आर्ग्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको सेल्समैन एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस कर रहा है तो ऑब्वियसली योर फर्स्ट थॉट इज यार व्हाट्स द कैच हियर. ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है या परफेक्ट सर्विस है, राइट. यू आर थिंकिंग कि यू आर नाउ थिंकिंग ऑफ क्वेश्चंस कि व्हाट शुड आई आस्क हिम, कि भाई इसकी वारंटी कितनी है, राइट, अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो इसकी रिफंड पॉलिसी क्या होगी, right, do you have more options that you're not telling me right now? These kind of questions come up. Similarly in an essay, जब आप आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट डिलीवर कर रहे हो, सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, you're giving examples, it's a very natural feeling as a reader to question something. For example, muddy water वाले ही टॉपिक को ले लो कि no, sometimes it is required that you take an action immediately, because if you do not take an action, sometimes things deteriorate actually, they become worse. Right? For example, somebody is doing some, like, there's a child in the house and they are crying about a toy. They want to like buy a toy or whatever, and they are in a bad mood. They have had a bad day at the school. उसके friends के साथ लड़ाई हो गई है, whatever. So in this case, actually, like, leaving him alone for some time is the best option. So muddy water clears on its own. Kind of like that. But let's say that the child is now acting out. He's being aggressive. He's being distracted towards other things. He's going out, right? He's being disrespectful to his parents. Then there is obviously an intervention required, else the situation becomes worse.
नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग कि आप एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहे हो कि हाँ छोड़ दो, इनएक्शन लो, पेशेंट रहो, देन ऑब्वियसली द रीडर इज थिंकिंग कि नो यार दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज. Then what you come down to is you come down to an antithesis. Okay, so antithesis, you have to be very crystal clear on the concept of an antithesis. Okay, by the way, this is the dialectic approach, if you don't know it, like the Marxian dialectics, and even before that Hegelian dialectic, I should call it. So if you have read sociology or something like that, you know what I'm talking about. So this is the classic Hegelian dialectic. Antithesis over here is not a total counter of your argument, क्योंकि अगर आपने वो कर दिया तो फिर आपका तो मतलब ही गॉन है, राइट. इन विद इन द सेम ऐसे यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द रीडर ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग, और उसी ऐसे में यू आर डिस्कसिंग द ऑपोजिट साइड ऑफ इट. सो देर इज़ नो क्लैरिटी लेफ्ट. फिर पढ़ने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या मतलब व्हाट इज़ योर आर्ग्यूमेंट एक्चुअली, व्हाट इज़ योर थीसिस स्टेटमेंट. यू हैव नो थीसिस लेफ्ट बिकॉज यू आर टेकिंग बोथ द साइड्स एंड इट बिकम्स अ डिबेट, इट बिकम्स अ डिस्कशन विद इन दोज पेपर्स. यू डोंट वांट दैट, यू वांट टू टेक वन साइड ओनली. बट एंटीथेसिस क्या करता है? एंटीथेसिस डिफ्यूजेस द क्रिटिसिज्म दैट इज अबाउट टू कम. ओके, फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर का एग्जाम्पल ले लो. शॉपकीपर इज ट्राइंग टू कन्विंस व्हाट नॉट, एंड देन ही सेज कि सर मैं एक बात बोलूँगा कि कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल ही है. मतलब कंपनी बोलती है 4 साल चलेगा ये, बट ये 2 साल ही चलेगा, बट इसमें ये है कि वारंटी. नाउ सडनली यू आर वेरी कंफर्टेबल कि ओ हो सामने से ही बता दिया यार इसने, बड़ा सच्चा शॉपकीपर है. It's like that. So even before the criticism is building up in the reader's mind, you acknowledge the criticism and then counter it again. That is what the antithesis actually does. तो इस वाले muddy water वाले में you actually take the criticism into consideration. That yes, some experts believe that taking an action immediately as fast as possible is the best outcome, but and then you do the whole antithesis, you explain why they think so. But at the same time, while this might be true in certain situations, it has been seen that being patient and leaving things to be sort themselves out is the best way possible. You cannot rush through things, you cannot rush time. What has to happen within a year cannot be made to happen within a month, if only taking more action delays the good outcomes, right? So for example, if let's take a very simple example, right, that your bone is supposed to heal. Now the doctor has told you broke a bone in God forbid in whatever situation, and the doctor has told you that you require 2 months rest. Now you're taking the best diet, you're referring to the best doctors, and you suddenly start like ki okay, now the pain is gone, let me start walking within the first month itself. And then when you go to a doctor's checkup 2 months later, he says no, the bone has not healed, we'll have to extend your plaster by 1 more month. So sometimes like being extra excited, being extra particular about these things might not yield you the best results. It might be sometimes that you are seeing just early signs of success and then you start being impatient and you again muddle the water a little bit more. Right? So this kind of argument you have to make. So you are actually acknowledging the criticism that it might look on the surface as if things are getting better sometimes and you want to take more action and you believe that it might lead to the best outcomes. You'll have better recovery now that you're exercising, moving around, so your body is getting adjusted to it. But in the long run, the actual results that you're hoping for are actually being delayed. So this is like a great antithesis to your actual statement. So please keep in mind that antithesis is not the direct counter to what argument you were building or the direct counter to your thesis statement. It is just an acknowledgement of the criticism that the reader might have and then supplementing it with the thesis again to diffuse that criticism even before it rises up in the mind. Okay. And then towards your conclusion, before the conclusion actually, you have a synthesis. तो अगर मान लो कि बहुत ही आपकी एंटीथेसिस इज आउट देयर, ओके, लाइक इट्स अ हैवी पोलराइजेशन इन द टॉपिक, तो फिर आप क्या करोगे कि आप चाहोगे कि आप एक मिडवे लेके आओ जहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट भी विन कर रहा है, सो दैट यू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म कि हाँ ये सिचुएशंस में होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स ट्रू दैट वी शुड लीव थिंग्स बी. वी शुड नॉट ट्राई टू लाइक प्लेटोज एलिगोरी ऑफ द केव ले लो फॉर एग्जाम्पल. यू गाइज नो अबाउट प्लेटोज एलिगोरी ऑफ द केव? let me just walk you through it. So he says कि like there's a cave, okay, और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं and ऐसे wall है पीछे, एक wall के पीछे there's a puppet show going on, right? ऐसे somebody is projecting a light and
these light are falling and like यहाँ पे ऐसा एक चलचित्र सा चल रहा है, like it's a projector projecting, and these guys are having the time of their lives thinking that okay, this is the thing is that they have never left the cave. All right, they have never left the cave and they think that this is the reality, but the actual reality is out there. So sometimes you can say that okay, you cannot convince certain people of certain things, so they are going to do as they want to do, and there will always be things that are beyond your control. And if that is the situation, the best thing you can do is leave things be. So ऐसा करके आप एक synthesis बना सकते हो. Alright. By the way, you should read about Plato's allegory of the cave. It's a nice anecdote to be used in the essay. Okay? So then there comes a synthesis. Now synthesis is not always necessary. Even antithesis is not always necessary. What is very necessary is the argument and thesis part. कुछ essays होंगे, जैसे एक और essay आया था that girls are burdened by restriction and boys are burdened by responsibility. That was one topic. Now इस topic में क्या है कि अगर आप ये antithesis वगैरह एंगल में जाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि you have two topics inside one topic, एक बॉयज़ का एक गर्ल्स का, और एक एंटीथेसिस आप ले रहे हो कि नो 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 लाइक इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है बॉयज़ के ऊपर, इट्स वेरी रियलिस्टिक फॉर सोसाइटी टू एक्सपेक्ट इट आउट ऑफ देम, एंड एंटीथेसिस आर टेकिंग कि लाइक ओके गर्ल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं बट मे बी बट इतनी भी नहीं है. नाउ वी हैव कम वेरी फार, नाउ देयर इज लाइक फेमिनिज्म इज नाइसली पेनिट्रेटेड एंड गर्ल्स आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, इट इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, इट इज़ इन द लॉज ऑल्सो, दे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो अब वो दो एंटीथेसिस को रिकनसाइल करना इज एक्सट्रीमली टफ. सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप सिंपल आर्ग्यूमेंट पकड़ो, थीसिस पकड़ो और दोनों को डिस्कशन बेस्ड अप्रोच में लेके चलो. नॉट एक्जैक्टली डिस्कशन बेस्ड बट थीसिस आर्ग्यूमेंट एंड प्रूविंग इट विद एग्जांपल्स एंड देन कंक्लूडिंग द एसे, क्योंकि बहुत सारे टैब्स खुल जाएंगे, बहुत सारे डायमेंशंस खुल जाएंगे अगर इस अप्रोच में जाओगे. सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, एंटीथेसिस और सिंथेसिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बट यूजुअली इट इज़ सीन 99% ऑफ द टाइम्स जहाँ पे एक एंटीथेसिस होगी यू वुड वांट अ सिंथेसिस ऑल्सो, ताकि एक रिकनसाइलेशन हो. पढ़ने वाले को ऐसा ना लगे कि आपका सही तो स्टार्ट हुआ था आर्ग्यूमेंट और थीसिस से, आपने एकदम टॉपिक से स्टिक करके स्टार्ट किया और ख़त्म यहाँ पे कर दिया एंटीथेसिस पे, बहुत ऑकवर्ड लगेगा. सो यूजुअली हाउ इट गोज इज कि 1 to 2 pages ऑफ इंट्रो, देन 2 to 6 or 7 pages ऑफ योर कोर आर्ग्यूमेंट्स, एंड यहाँ पे आ सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक पेज में ऑन एन एवरेज आप 2 पैराग्राफ लिख रहे हो, तो दिस वुड बी 12 आर्ग्यूमेंट्स प्लस एग्जांपल्स. देन पेज नंबर 7-8 यू वुड हैव दिस एंटीथेसिस. ओके, 8 to 9 you would have the synthesis का discussion. Okay, then 10 to like let's say 13-14 whatever जो लिखा जाता है, तो you would have like a forward looking way forward kind of recommendatory conclusion and the actual conclusion that is following up, right? So if you want to leave the reader with कि आगे क्या होना चाहिए इसके, how should we implement this quality in society as an individual, how should we learn this, what are the methods and means through which we can accomplish this, and then the conclusion on why this is important for India right now, why this is important for every individual on the planet right now, what are the gains we'll have if we implement these kind of things, this kind of patience in life. So ये conclusion आपका आखिरी के 2 pages में आ जाएगा. Usually this is the best structure that you can see. Okay, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर की बात. Now armed with all of this information, now that the picture is clear कि exactly कैसे टॉपिक को ब्रेक करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, let me tell you some methodologies on how to do it. Okay, so first thing that अच्छा बाय द वे इस सेशन के बाद में आई विल बी फॉरवर्डिंग 2 more sessions जो कि पिछले साल रिकॉर्डेड थे. दे आर बेस्ड ऑन हाउ टू जनरेट मोर पॉइंट्स एंड टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स फॉर एनी वन ऐसे, राइट. माई रिकमेंडेशन इज कि फर्स्ट लेट इट बी नेचुरल. कोई भी ऐसे का टॉपिक पढ़ के अगर आपको कुछ एक आइडिया आ रहा है कि दिस इज़ दी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन, मुझे ये स्टोरीज देनी है, मुझे ये एग्जांपल्स देना है, फॉलो इट. जब आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो एक आधे पेज में, एक पेज में, जहाँ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो वहाँ पे लेट इट बी नेचुरल. जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं जस्ट डंप देम. नेवर एवर ब्रेनस्टॉर्म बाय रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ इनटू अ सीक्वेंशियल मैनर कि नहीं मुझे सीक्वेंस में आइडियाज़ आने चाहिए, पहले मैं इंट्रोडक्शन सोच लूँ, फिर मैं सेकंड पेज सोच लूँ, फिर मैं एंटीथेसिस सोच. ऐसे आइडियाज़ आपको कभी नहीं आएंगे. यू विल रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, और जो आ सकते थे अच्छे आइडियाज़ वो भी नहीं आ पाएंगे बिकॉज यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ. ओके, द बेस्ट वे टू स्टार्ट राइटिंग एन एसे इज टेक आउट 15 minutes to 30 minutes.
इन दी एक्चुअल एग्जामिनेशन आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स लेने चाहिए। ये हो जाता है टाइमिंग, बिकॉज आप प्रिपेयर होके जाते हो, आपके पास कंटेंट रहता है, आपने लिख लिए हैं ऐसे बहुत सारे, आपको पता है किस टाइप के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो 15 मिनट में हो जाता है। रफ स्ट्रक्चर भी बना होगा मे बी। इनिशियली फिर 30 मिनट्स लग सकते हैं, विच इज़ वेरी फाइन। 30 मिनट्स में आपको 2-3 स्टेप्स करने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द टॉपिक ऑफ द एसे बड़े बड़े वर्ड्स में। ओके, सेकेंडली यू एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं, माइंड इज बोथ अ सैंक्चुरी एंड अ बैटलफील्ड। ओके, दिस इज द टॉपिक ऑफ द एसे। अब इसमें मैंने ये टॉपिक लिख लिया, अब मुझे कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो पहले तो कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने से पहले मैं ये इंश्योर करूँगा कि मुझे पूरी इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गई, आई नो एग्जैक्टली व्हाट दिस ऐसे मीन्स। देन आई वुड गोइंग कि माइंड एक कीवर्ड है, सैंक्चुरी एक कीवर्ड है, बैटलफील्ड एक कीवर्ड है। सो आई वुड स्टार्ट राइटिंग कि माइंड के क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। ओके, ब्रेन, कॉन्शियसनेस, राइट, और अभी के लिए इतना लिखते हैं, ठीक है। सैंक्चुरी, सैंक्चुरी मतलब हो सकता है यू नो पीस, कंफर्ट, क्लियर थिंकिंग, मे बी एक्सटेंसिवली इट माइट ऑल्सो मीन हैप्पीनेस। ठीक है, देन बैटलफील्ड हो सकता है कि बैटलफील्ड वुड बी लाइक कॉन्फ्लिक्ट, इट माइट बी crisis of conscience, or it might be anything, any negative feeling like jealousy, insecurity, or something like that. I will club this under negative feelings, where you feel that your mind is divided. It is a battlefield, there you feel like that. Okay, so like that वी हैव अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स। अब हमें क्या करना है कि कोशिश करनी है कि जब भी हम कोई भी आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी वॉन्ट टू यूज़ दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन, एंड वी वॉन्ट टू पुट देम इन दीज कॉमर्स। द रीज़न इज, आई टोल्ड यू वेरी इनिशियली, ऑफिशियल यूपीएससी नोटिफिकेशन सेज कि यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक। नाउ व्हाट हैपन्स इज, व्हेन यू आर राइटिंग एज एन एस्पिरेंट, you are very clear what you're writing and you know you're writing a great essay, but you don't know what the examiner checking on that day is feeling like. आपको नहीं पता है वो क्या मूड सड़ा के बैठा है, या फिर वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो बीच में पानी पीने समोसा खाने उठा हुआ है, राइट। तो ये जो स्टिकिंग टू द टॉपिक वाला जो सेंस है ना पढ़ने वाले को, रीडर के लिए, यू हैव टू मैन्युफैक्चर इट इन एवरी पेज, इन एवरी पैराग्राफ। सो दैट्स वाई आई रिकमेंड कि यू यूज़ दीज कीवर्ड्स अगेन एंड अगेन विद इन दीज कोटेशन मार्क्स, सो दैट उसको वो एक ड्राइव मिलते जाए कि आई एम स्टिकिंग टू द टॉपिक। ओके, जिसने भी लिखा है उसने टॉपिक को छोड़ा नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू रीड द बेस्ट टॉपर्स कॉपीज लाइक विक्रम ग्रेवाल की टॉपर्स कॉपीज में जाओगे, यू विल फाइंड दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन। ही विल पुट दिस इन कोटेशन एंड अंडरलाइन दोज कीवर्ड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल बी कीवर्ड्स फ्रॉम द एग्जैक्ट टॉपिक. A lot of times they will be synonyms which directly convey the meaning कि I'm still talking about the topic. Even though the example might be very distant, काफ़ी डिस्टेंट लगेगा कि ये कैसे लिंक किया है, बहुत अच्छे से लिंक किया है, बट वो कीवर्ड का जो प्रेजेंस होगा वहाँ पे वो क्लैरिफाई कर देगा कि दिस इज़ वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक एक्चुअली, एंड दिस इज़ हाउ आई एम बिल्डिंग माई आर्ग्यूमेंट टू कन्विंस यू. सो ये एक चीज़ आपको स्टार्ट में करनी है. देन देर आर अ कपल ऑफ वेज टू गो अबाउट कि आइडियाज़ कैसे जनरेट करें. ठीक है, पहला होता है क्वेश्चन मेथड. You start asking question like what, why, when, how, where, right? So for example ये वाला ही अगर टॉपिक लें, माइंड इज बोथ अ सैंक्चुरी एंड बैटलफील्ड, तो व्हाट का आंसर हो जाएगा कि इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी, राइट? तो वही है कि जो मैंने बताया कि दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, माइंड के दो स्टेट्स रहते हैं, दे कैन बी टुगेदर द वन टाइम, समटाइम्स इट्स ऑलवेज सैंक्चुरी, समटाइम्स इट्स ऑलवेज बैटलफील्ड. इस तरीके से 3 स्टेट्स कह सकते हो जहाँ पे दोनों एक साथ हैं, जहाँ पे एक है और दूसरा है. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट. नाउ व्हाई इज दैट? दैट्स अ ग्रेट थिंग टू बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स, राइट?
why is the mind becoming a battlefield, or what are the conditions under which the mind is becoming a sanctuary, what are the prerequisites for it, right? And when does it become it, right? So what situations are ideal एक इंडिविजुअल की लाइफ में, when are those situations जहाँ पे माइंड बैटलफील्ड बन जाता है, जहाँ पे यू नो, एंड देन हाउ. सो हाउ का मतलब ये भी हो सकता है कि हाउ डज योर माइंड गो फ्रॉम बीइंग अ सैंक्चुरी टू अ बैटलफील्ड सडनली. ऐसे क्या ट्रिगर्स रिक्वायर्ड होंगे, और इफ़ योर माइंड इज़ अ बैटलफील्ड हाउ डज इट गो बैक टू बीइंग अ सैंक्चुरी. How is it possible that the mind can have both the things? That somebody is extremely rich, somebody is in a very comfortable lifestyle, but still they're distraught inside their mind. They have mental health issues. On the opposite end, there's a very blue collar worker who is barely living his life, but he's the happiest person. So his mind is a sanctuary. How is that possible, right? Where does it happen? Again, back to situations, like what are the points in life of an individual where all of these things happen. You get to build an amazing matrix of ideas through this method. ये कई बार सिंपलेस्ट है बट बहुत अच्छा काम करता है. ओके, देन बाय द वे दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दैट पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस. इट्स यूजुअली नॉट रिकमेंडेड. मतलब कि आपके पास और बहुत अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स होंगे, एग्जांपल्स होंगे फ्रॉम हिस्ट्री एंड ऑल, तो बुक्स होंगी, एडिटोरियल से आप उठाओगे बहुत सारी चीज़ें. तो पर्सनल लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड. लाइक सी, करते हैं बहुत लोग, लिखते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे एथिक्स में भी लिखते हैं काफ़ी लोग पर्सनल एग्जांपल्स, बट दे आर कंसिडर्ड द लोवेस्ट वेटेज वन. लाइक दे आर नॉट रिवॉर्डेड एज हाईली. सो अगर कुछ भी नहीं है तो लिखो, बट ऐसा इम्पॉसिबल भी है कि कुछ भी ना हो. इतना पढ़ के जाते हो तो यूजुअली रहता है कुछ, बट हाँ अगर कॉर्नर ही हो जाओ तो फिर पर्सनल लाइफ यूज़ कर सकते हो. बट अगेन एनोनिमस रखना, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मत बताना विच टेल्स अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. इट शुड बी वेरी जेनेरिक, समथिंग दैट कैन हैपन विद एनी वन, that kind of thing. Don't try to include any kind of personal information जो कि एक भी factor of identity बन जाए, कि which shows that okay you have done MBBS or anything like that. Nothing should be there, or that your optional is philosophy. No. Second method is the stakeholder approach. You start asking who are the stakeholders, okay, and usually this can also be clubbed with the life cycle approach. सो फॉर एग्जाम्पल दिस बैटल फील्ड एंड सैंक्चुरी, उसमें आप स्टेक होल्डर लोगे कि पहले इंडिविजुअल हो जाएगा, राइट, फिर हो जाएगा फैमिली, फिर हो जाएगा सोसाइटी, फिर हो जाएगा नेशन, देन चले जाएगा ग्लोबल. लाइफ साइकिल अप्रोच में यू अगेन सी कि इट्स काइंड ऑफ लाइक कि इन्फेंसी एंड देन चाइल्डहुड, then teenage or school years, right, adulthood, then old age. So this is usually a good way to think about, especially जो topics थोड़े individual से relate करते हैं उन पे ये बहुत अच्छा काम करता है, right? Then there is also the temporal approach. कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. सो आपने एक फैसेट लिया, देन आपका हिस्टोरिकल थोड़ा डिस्कस किया, प्रेजेंट में उसकी क्या सिचुएशन है, देन फ्यूचर में क्या हो सकता है. सो यूजुअली बेस्ट ऑफ द बेस्ट एसेज, लाइक विच स्कोर 140s 150s 160s, जो बहुत ही एक्सक्यूजिटली रिटर्न होते हैं. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी ऐसे बाय द वे, बट कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जिनमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा. व्हाट यू डू इज़ यू कंबाइन द टेम्पोरल अप्रोच विथ द स्टेक होल्डर अप्रोच और द क्वेश्चन मेथड. सो फॉर एग्जाम्पल यू टेक दिस, बट यू ऑल्सो डिस्कस देम इन 3 dimensions, लाइक इंडिविजुअल का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फैमिली का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सोसाइटी का पास. अगेन एज यू कैन इमेजिन इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू हैंडल, इसीलिए हर टॉपिक में नहीं हो पाता है. बट टॉपिक बहुत सिंपल है, एकदम सिंगल स्टेटमेंट का ब्रीफली गिवन स्टेटमेंट है, उसके ऊपर आपको दिक्कत जा रही है कि मैं टॉपिक्स कैसे निकालूँ, देन यू कैन एक्चुअली यूज़ इट एंड इट कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल ऐसे अगर एग्जीक्यूट आपसे हो पा रहा है तो. बट यूजुअली इट्स अ गुड आइडिया टू गो फॉर वन ऑफ दीज अप्रोचेस. स्टेक होल्डर लिया है या फिर क्वेश्चन लिया है, और this life cycle approach लिया और temporal लिया है, something like that. So that's a good approach. Just give me a minute, I'll be back.
नहीं गया था, आगरी गया था। Yeah. So these are some of the approaches that you can use to like develop your SAK points and all of those things. Okay. Now, here are the do's and don'ts of writing the essay. ठीक है, आफ्टर दिस सेशन यू ऑब्वियसली हैव टू गो बैक एंड वॉच दो सेशंस जो मैंने पहले लिए हुए हैं, कैसे उसमें हम करते हैं. सो कमिंग टू डूज एंड डोंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल have the bifurcation of brainstorming and writing the essay very well. So brainstorming or like ideation part versus writing part. नाउ सी, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझो कि वो जो 15 मिनट जो आप इनिशियली ले रहे हो ना, 15 to 30 मिनट्स, उसमें सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी है. उसमें यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट राइटिंग, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, थीसिस एंड नथिंग. ओके, व्हाट यू डू इज़, आपके सामने पेज है, जितने एग्जाम्पल्स, जितने आइडियाज़, जो भी आपको याद आ रहा है, यू डंप इट, नॉट केयरिंग अबाउट द सीक्वेंस. आपको कुछ स्टोरी याद आ रही है, आपको कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है, एकदम क्रिएटिवली जो आ रहा है बस लिखते जाओ, लाइक इन अ लिस्ट फॉर्मेट. ऐसा लाइक आपका पूरा पेज है और अपने पेज में यहाँ पे ऐसे लिखा, यहाँ पे ऐसे लिखा, यहाँ पे ऐसे लिखा, ये you keep on doing this, you keep on dumping as many points as possible. Then what will happen is, let's say आपको 5-6 पॉइंट्स आ जाते हैं, देन यू फील कि यार अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे और पॉइंट्स चाहिए. मतलब अगर मुझे 12 पेज लिखने हैं और मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ 2 पैराग्राफ पर पेज का, तो मुझे 24 पॉइंट्स. अब मान लो कि इसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हटा दो, बट 15 to 20 तो आर्ग्यूमेंट्स एग्जाम्पल्स मुझे चाहिए पड़ेंगे. सो यू हैव 15 to 20 स्लॉट्स टू फिल बेसिकली. नाउ यू राइट 5 to 6 थिंग्स, नाउ यू वांट 10 more. Then you start applying these things: temporal approach, stakeholder, life cycle. Pestle also works brilliantly, by the way, right? GS paper approach, like you go history, geography, society, art and culture, legal, governance level, admin level, IR level. So GS paper approach is also there. Pestle obviously is very famous. So all of those things you use, and then you start generating the 10 additional points that you have. और वो भी आप dump कर दो बस. Second step to doing this exercise is, now you start looking at this particular page and you say कि यार इसमें से बेस्ट इंट्रोडक्शन कौन सा हो जाएगा. सो यू लेबल कि अच्छा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो मैंने इस पर आई लिख दिया. ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद मुझे कैसे शुरू करना है, लाइक अगर मुझे वो टेम्पोरल अप्रोच रखनी है तो मुझे हिस्ट्री की चीज़ें पहले लिखनी पड़ेगी, फिर प्रेजेंट के लिखनी पड़ेगी, फिर फ्यूचर के लिखनी पड़ेगी. नाउ द थिंग इज, ब्रेनस्टॉर्मिंग के समय आपको वो ऐसे सीक्वेंशली नहीं याद आएगा. पहले आपको याद आएगा कि यार अभी AI वगैरह आ रहा है, तो इससे पहले क्या हुआ था, देन यूल कनेक्ट टू हिस्ट्री. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जस्ट डंप करते जाओ ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम. देन यूल से कि ओके, this is actually my argument number 1, this is my argument number 2, this is my argument number 3, this is my 4th one, this is my 5th one. ऐसे करके आप पहुंच जाओगे 15 arguments तक. Okay, now so what you're basically doing is 1 2 3 4 5. Step 1 was dumping the thoughts, then step 2 was sequencing it, like actually putting it into a nice flowy sequence, right? That is what you're doing here. Once this exercise is done, ओके, यू हैव डिसाइडेड कि हाँ मेरा कंक्लूजन भी फिक्स हो गया है इन्हीं में से किसी एक में, ये फॉरवर्ड लुकिंग मेरा कंक्लूजन है, इंडिया 2047 से आई विल बी लिंकिंग इट, एंड देन यू स्टार्ट द राइटिंग एक्सरसाइज. ठीक है, सो ये जो बाइफर्केशन है दोनों के बीच में, ये प्लीज़ बहुत सॉलिड रखना. इफ़ यू लाइक फोर्स योर सेल्फ टू थिंक इन अ सीक्वेंशियल मैनर कि यार पहले मैं इंट्रोडक्शन फिगर आउट कर लेता हूँ कि व्हाट विल बी माई इंट्रोडक्शन, देन लेट मी फिगर आउट द नेक्स्ट 2 pages. नेवर योर थॉट्स विल कम सीक्वेंशली बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव एक्सरसाइज. राइटिंग इज़ अ टेक्निकल एक्सरसाइज. यहाँ पे आपको ट्रिक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी कि ओके, आई वॉन्ट टू मेक अ फ्लो फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन. हाउ डू आई डू दैट? मेरे कनेक्टिंग पैराग्राफ्स कैसे सुंदर बनेंगे, कैसे फ्लो आएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यू आर डिस्कसिंग अबाउट सोसाइटी, नाउ यू वॉन्ट टू मूव ऑन टू द नेशनल लेवल. Right? So you can use a line that it is with these clusters of small societies and cultures that the nation is made up of, and how these clusters behave also define how the nation behaves overall, right? Something like that. And then you switch down to the national level. So ये जो connecting paragraphs, you will also understand to like you'll also learn to understand how to implement these, and that is a technical thing which comes into the writing aspect. This does not come under the brainstorming aspect. So there are 2 skills to this exercise.
आई वॉन्ट यू टू बी वेरी श्योर कि जब आप लिखना शुरू करोगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम से बन जाएगा. देर विल बी रोड ब्लॉक्स विच विल फेस, बट आई वॉन्ट यू टू बी वेरी श्योर कि वेयर एग्जैक्टली आर यू फेसिंग द रोड ब्लॉक, कि इनको जनरेट करने में दिक्कत आ रही है. मे बी यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ टू थिंक इन सीक्वेंस, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आ जाए, देन ऑब्वियसली यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ. और यू ऑलरेडी हैव द लिस्ट ऑफ आइडियाज दैट यू वॉन्ट टू पुट ऑन पेपर, सीक्वेंस में भी अरेंज्ड है, बट यू आर अनेबल टू डू सो, एंड देन दैट्स अ राइटिंग इशू. Then that's a skill issue that can be very easily, both the skills can actually be very easily improved. It does not take more than a week for you to improve. And once you learn it, it's a very high yielding exercise. It does not take somebody to write more than 5 essays to start writing brilliant essays in UPSC. Just ये कि यही सब बातें लोग नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो दिक्कत आती है. The third thing that you absolutely need to do in this thing is read toppers' essays. इसमें जब करो तो 2 डॉक्यूमेंट्स बनाना. ओके, वन इज आर्ग्यूमेंट्स एनालिसिस डॉक्यूमेंट और वन इज द कंटेंट डॉक्यूमेंट. ओके, ये बहुत छोटा रहेगा. दिस विल बी 1 or 2 pages. ओके, दिस विल बी काइंड ऑफ लिमिटलेस और as much as you want it to be basically. Now when you are reading the toppers copies, उसके मेथड को बहुत ध्यान से सुनना. दिस इज़ अ वेरी मेटिकुलस अप्रोच. ऐसे करोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. विद इन योर फर्स्ट 4-5 essays ऑफ रीडिंग में बहुत सीख जाओगे आप, कंटेंट वाइज भी और स्किल वाइज भी. वॉट यू हैव टू डू इज फर्स्ट रीड द टॉपिक ऑफ द एसे एंड डोंट स्टार्ट रीडिंग डायरेक्टली. थिंक ऑफ योर ओन इंटरप्रिटेशंस कि अगर आप होते तो कैसे लिखते, क्या एग्जांपल्स लिखते, क्या चीज़ें जस्टिफाई करते, इसका मीनिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है. उसको पहले खुद से इंटरप्रेट करो कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और नॉट. देन स्टार्ट रीडिंग दी एसे. और इंट्रोडक्शन फिगर आउट करो कि इंट्रोडक्शन कितना पेज चला है. 1 पेज ही चला है, 1.5 पेज ही चला है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, यहाँ पे बॉडी शुरू हो रही है. राइट, फाइंड आउट द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन कि इसने थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि नहीं, लाइक इन दिस ऐसे, और या फिर इम्प्लिसिट है, लाइक इन बिटवीन द लाइन्स ही कन्वे कर दिया कि ओके दिस इज अंडरस्टूड टू मी एंड दिस इज व्हाट आई विल बी एक्सप्लोरिंग. सो वेदर इट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, यू फिगर दैट आउट. देन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द एक्चुअल बॉडी, व्हेन यू रीडिंग वन पर्टिकुलर पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में फिगर आउट करो व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट हियर, व्हाट इज द एग्जाम्पल हियर. And is that argument and example supporting the thesis statement? Is it doing the convincing? And then आगे आप बढ़ते जाओगे, आपको मिलते जाएगा, हर पैराग्राफ में आर्ग्यूमेंट मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा, आपको लिटरेरी डिवाइसेस मिलेंगे कि कैसे उन्होंने अच्छे अच्छे सुंदर स्टेटमेंट्स बनाए हैं, कैसे उन्होंने नाइस वोकैबुलरी या कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ें मिलेंगी. एंड देन यू विल मे बी कम टू एन एंटीथेसिस वेर यूल सी दिस आर्ग्यूमेंट. हाउएवर सम क्रिटिक्स बिलीव that will be a good giveaway कि okay this is starting to go into the antithesis territory. तो figure it out कि अच्छा ये antithesis उन्होंने ऐसे लिखी है, synthesis कैसे लेके आई है. temporal approach मुझे दिख रही है क्या पिछले 3 pages में, like this talked about history and then they talked about present, so there is a temporal approach also going on. Maybe they're going for a stake, तो उसको ना extract करो कि learnings को extract करो और उसको इस पेज पे लिखो. कुछ content नहीं लिखना है इसमें बस वो learnings लिखनी है कि उनका structure कैसे था. बेसिकली वॉट यू डूइंग इज़, जो आप यहाँ पे कर रहे थे ना कि आप जब आप खुद के लिए ऐसे लिख रहे हो तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग से राइटिंग पे जा रहे हो. राइट, मतलब यू आर कन्वर्टिंग योर फ्रेमवर्क, योर बुलेट पॉइंट्स इनटू अ फुली रिटन ऐसे. यहाँ पे टॉपर्स कॉपीज पढ़ते पढ़ते आपको उल्टी एक्सरसाइज करनी है. इन द सेंस आप राइटिंग पढ़ रहे हो, आपको राइटिंग देख के फिगर आउट करना है कि उनका फ्रेमवर्क कैसा दिखता होगा. राइट, सो ये एक्सरसाइज आपको करनी है. इसको करने के बाद में आफ्टर रीडिंग 3 to 4 essays यू विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर ओवर वॉट एवर आई हैव टॉट यू इन दिस सेशन एंड दोज 2 sessions विच यू हैव टू वॉच. सो इनके कॉम्बिनेशन के साथ आपको एकदम क्लियर कट ऐसा मैकेनिकल सा लगने लगेगा, जो मतलब होना नहीं चाहिए. मैकेनिकल इज़ द रॉन्ग वर्ड, बट यू विल स्टार्ट टू सी द क्लैरिटी इन राइटिंग ऑफ द एसे. यू विल स्टार्ट टू सी कि ओके ऐसे लिखा जाता है और दीज आर द थिंग्स आई हैव टू इम्प्लीमेंट फॉर अ ग्रेट एसे टू बी रिटन. सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू टेक आउट ऑफ द टॉपर्स कॉपीज इज द कॉन्टेंट. सो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट रहेगा. लाइक आई सेड, ये अलग डॉक्यूमेंट है, 1 से 2 पेज का रहेगा. इसमें लर्निंग्स राइट डाउन करनी है, स्ट्रक्चरिंग की चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, वट एवर यू कैन फिगर आउट. इसमें व्हाट यू हैव टू राइट इज यू हैव टू राइट द कंटेंट. कोड्स हो जाएंगे अच्छे से, कीवर्ड्स हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, मे बी 1 or 2 एनेक्डोट्स हो जाएंगे. ये नोट डाउन करते रहो. ट्राई टू मेक देम एज यूनिक एज पॉसिबल. एंड लाइक आई वाज सेइंग ओवर हियर कि ये जो हुक डेवलप करने वाली बात है ना, इसको ज़रूर करो. लेट्स से वंस यू हैव एन एग्जाम्पल, ओके,
तो नाउ योर नेक्स्ट थिंग इज टू सिट डाउन विथ इट, थिंक ओवर इट एंड गिव इट टैग्स, हैश टैग्स, कि हैश टैग फिलॉसफी, ये फिलॉसफी में यूज़ हो सकता है, लाइक हैश टैग एजुकेशन, एजुकेशन में यूज़ हो सकता है मे बी, एंड हैश टैग IR में यूज़ हो सकता है. तो राइट देम डाउन, पुट देम ऑन अ डॉक्यूमेंट, एंड दूसरे कॉलम में टॉपिक्स लिखो कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको हर बार बैठ के वो ब्रेनस्टॉर्मिंग ना करनी पड़े. ये वाली एक्सरसाइज है कि यार इसके हुक्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ. सो वंस यू हैव दैट लिस्ट रेडी कि सारे फिलॉसफी वाले आप एनेक्डोट्स याद हो गए, यू हैव इट एट योर डिस्पोजल, एकदम फिंगर टिप्स पे रहेगा. कोई भी ऐसे लिखोगे तो वो तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ यार वो रेडीमेड है, उसको मैं इस तरीके से फिट करूँगा तो वो हो जाएगा. राइट, सो स्टील द कॉन्टेंट ओवर हियर. बट द बेस्ट वे टू डेवलप योर ओरिजिनल कॉन्टेंट इज़ टू स्टार्ट बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स. कि पहले ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करो. मान लो कि अगर आपने ये किया कि फ़िलासफ़ी वाले एक तरीके के ऐसे हैं, राइट, उनको पूरा ग्रुप बना लिया PYQs के, along with certain इधर टेस्ट सीरीज के ऐसे prompts and all of those things. Now you have a list of 10 essay prompts. You sit down to write them. तो आपके पास ना ये ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे कि आपको किस किस तरीके के एग्जाम्पल चाहिए. एक बार बैठो और जेमिनाई, ChatGPT, क्लॉड, ग्रॉक, एनीथिंग यूज़ करके इसको इनपुट करके वो स्पेसिफिक स्टोरीज निकाल लो, स्पेसिफिक एग्जांपल्स निकाल लो, एंड दैट इज़ योर कोर ऑफरिंग, दैट इज़ योर यूनिकनेस. क्योंकि उसमें उन बुक्स के नाम रहेंगे जो शायद आपने पढ़ी है, उन एरियाज़ के नाम रहेंगे जो आपके इंटरेस्ट के एरियाज़ हैं. सो यू विल बी एबल टू यूज़ देम हियर एंड देयर एंड गो वाइड एज पॉसिबल. Right, like ask yourself ki what kind of philosophers you like to read. If you like reading Vedant and Vivekanand, use some of his approaches, use some of his philosophies in your essays, some of his book names. If you are more of a leaning towards Western philosophers, then try to use Carl Jung, then try to use Freud, try to use Talcott Parsons, maybe bring in some sociological angle, something like that. If you want to use more of religious angles, then start to pick up very specific quotes from Gita, Mahabharata, Ramayana, and even very niche stories which might be cultural in nature, something like that. So अपना भी एक यूनिक क्रिएटिव एंगल और फ्लेयर लेके आओ ऐसे में. दैट ऑलवेज हेल्प्स अ लॉट. दैट इज समथिंग दैट नोबडी एल्स इज डूइंग, एंड यू नो द सब्जेक्ट वेरी वेल, यू नो दोज रीडिंग्स वेरी वेल. तो आप उसको कहीं पे भी फ्लेक्सिबली यूज़ कर पाओगे. इट विल हैव द मोस्ट वाइड इम्पैक्ट ऑन नो मैटर वॉट ऐसे यूर राइटिंग. Another thing that I would add on to this whole thing is one last thing to leave with कि always weaker section को हमेशा hit करो, right, and talk about India's major problems. So for example, weaker section में आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि disabled, LGBTQ, women, children, SC, ST, OBCs, इनका जितना आप ख्याल रख पाओगे इन योर ऐसे, यू डोंट हैव टू फोर्स फिट देम इनटू द ऐसे, बट जितना हो सके उतना ध्यान रखना चाहिए. राइट, जहाँ पे भी एंगल मिले कि यू कैन, अगर आप कोई एक एनेक्डोट इंट्रोडक्शन में ही स्टार्ट कर रहे हो एंड दैट पर्सन बिलोंग्स टू वन ऑफ दीज कैटेगरीज, नथिंग बेटर देन दैट. राइट, इन बिटवीन अगर स्पेसिफिकली जाओ और इनके ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज इकट्ठा करके रखो. Right, one Dalit woman who went on to become a foreign professor, or some disabled person who won medals at Paralympics while he was lost in life one time, or LGBTQ winning stories, like one cleared a government exam and now they're supporting themselves coming from a marginalized section, something like that. So इनकी स्टोरीज कलेक्ट करके रखो, और अगेन वो टैगिंग वाली एक्सरसाइज इनके साथ में करना कि बैठ के सोचना कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है और उसको रेडीमेड रखना, एंड जैसे ही मौका मिले प्लीज़ यूज़ इट. राइट, अनदर थिंग दैट वर्क्स वेरी वेरी ब्रिलियंटली इन इंक्रीजिंग मार्क्स इज इंडियाज़ मेजर प्रॉब्लम्स. यानी कि इंडिया की क्या दिक्कत है. इफ़ यू सी लाइक गवर्नमेंट हर साल हर महीने क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रही है. हमारी मेजर पॉलिसीज आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं. राइट, फॉरेक्स का बिल हमारा, राइट, डिटोरिएटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि ऑयल पे ऑयल इम्पोर्ट करे पड़े और बहुत सारी बाकी चीज़ें भी इम्पोर्ट कर रहे हैं तो दिक्कत है. तो एथेनॉल पॉलिसी इज़ एक्चुअली अ फॉलो अप टू दैट. राइट, our shift to renewable is actually follow up to that. So that is India's major problem. If you can throw some light into that, तो एक रेफरेंस ही काफ़ी होता है कई बार, बट अगर इस चीज़ों को लेके आओगे तो बहुत सही रहेगा. राइट, रीजनलिज्म, जो चीज़ें आपके GS सिलेबस में भी दी हुई है, बाय द वे, रीजनलिज्म की बड़ी दिक्कत है. राइट, रीजनल डिस्पैरिटी है, द्रविड मूवमेंट है, लिंग्विस्टिक इशूज़ होते हैं, नॉर्थ ईस्ट इग्नोर हो जाता है डेवलपमेंट में. राइट, सर्टेन सिक्योरिटी इशूज़ आर ऑल्सो देयर, एंड सिक्योरिटी इशूज़ भी क्यों है, क्योंकि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल नहीं हो पाई है.
समथिंग लाइक दैट। तो ये जो मेजर इश्यूज जो कि लाइक बिगर थीम्स आप जीएस में पढ़ते हो ना, अगर उनको थोड़ा रेफरेंस ही कर दो अपने ऐसे में इन बिटवीन द लाइन्स, नॉट वेरी डायरेक्टली ऑल्सो, दैट गोज ऑन टू शो कि आप कितना प्यारे तरीके से अपने थॉट्स को इंटीग्रेट कर पाते हो, फिलॉसफी को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंटरप्रेट कर पाते हो। तो दैट इज़ अ ग्रेट marks fetching technique that you have. Another very humble advice that I would give you all is कि let's suppose you want to कलेक्ट एग्जाम्पल्स। एक तो मैंने टेक्निक बता दी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है कि इस तरीके का एग्जाम्पल मुझे चाहिए, और उसमें मतलब टैग्स वगैरह दे के सब्जेक्ट्स वगैरह दे के उसको चैट जीपीटी से निकाल लेना है। अनदर थिंग दैट आई वुड टेल यू गाइज इज कि लाइक बी क्रिएटिव इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल हम इतना पढ़ते हैं राइट, अपाला करके एक पोएट थी, लोपामुद्रा करके एक पोएट थी एंशियंट इंडिया में, राइट। वी रीड अबाउट दीज 9 रत्नास इन वेरियस कोर्ट्स इन एंशियंट मिडीवल इंडिया। फॉर एग्जाम्पल इस कालिदास के बारे में बहुत पढ़ते हैं, कालिदास के ऊपर प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस नो कालिदास के एक्चुअल कोटेशंस फ्रॉम हिज बुक्स, राइट। सो फाइंड आउट अ स्वीट स्पॉट जहाँ पे जीएस के बहुत ही कैजुअली मैंशनड अंडरडॉग्स हैं, जो कि यू रीड देम ऑन द सरफेस लेवल, बट यू क्लियरली नो कि दे हैड वेरी वाइब्रेंट विविड लाइव्स एंड यू यूज देयर फिलोसफीज, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र के एक्चुअल कोट्स निकालो, चाणक्य नीति के एक्चुअल कोट्स निकालो, समथिंग लाइक दैट, और यू गो लाइक इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट इंडिया का ग्रैंडियोर और समथिंग लाइक दैट, सी फाहियन एंड ह्यूनसांग ने एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या लिखी थी, लाइक पिक वेरी स्पेसिफिक कोट्स फ्रॉम फाहियंस रिकॉर्ड्स एंड ह्यूनसांग्स रिकॉर्ड्स, what they spoke about India, some grand lines which are talking about India's greatness or something like that. That makes up for a great example. Like for example, Kalidas के जो मैंने quotes निकाले थे, they were very beautiful. They could be used very very nicely anywhere. So उस तरीके के quotes निकालने में क्या होता है कि एग्जामिनर को पढ़ने में एक रेलेवेंस भी लगता है कि okay, I've heard this name, but this guy is actually bringing in the creativity of going into the depth of that person, जो कि GS में बहुत ही casually mentioned है, something like that. Right. Also, if you can quote lines from things like "Why I am an atheist," right? भगत सिंग्स बुक "Why I am an atheist." अगर उससे कुछ कोटेशंस उठा के लिख सको अपने एसेज में, तो दैट वुड बी ब्रिलियंट. सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग कि बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्वियसली सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी से कि लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी वॉज इंस्पायर्ड, राइट. नाउ वी जस्ट कैजुअली से कि अच्छा चलो लियो टॉल्स्टॉय से इंस्पायर तो थे गांधी जी, बट वॉट एग्जैक्टली आर हिज बुक्स अबाउट? उन बुक्स के नाम क्या है? डू दोज बुक्स हैव नाइस कोटेशंस इन बिटवीन देम? इफ येस, आई वांट टू यूज दोज कोटेशंस, राइट. क्लासिक लिटरेचर दैट यूज टू बी देयर. क्लासिक लिटरेचर मतलब कि ये लाइक प्राइड एंड प्रेजुडिस, टेल ऑफ टू सिटीज़, चार्ल्स डिकेंस, समथिंग लाइक दैट, मार्क ट्वेन, ऑल ऑफ दीज बिग राइटर्स लिटरेचर में जिनको हम पढ़ते हैं, राइट. सो उनको यूज़ करने में बहुत इफेक्ट पड़ता है. दैट चार्ल्स डिकेंस ओपन्स हिज बुक बाय सेइंग इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ इनक्रेडुलिटी. सो दैट इज़ अ ग्रेट ओपनिंग लाइन टू एनी essay, because it's the opening line to one of the most popular books of all time, centuries later, right? So इन ऑथर्स को उठाओ, थोड़ा क्रिएटिवली सोचो कि यार ऐसा कौन पर्सन है जो वर्ल्ड फेमस है, but it's not well quoted in the UPSC ecosystem. You want to quote that person. So yeah. After that, there's a small to-do list for you guys. First of all, watch the rest 2 sessions जो कि recorded है. Okay. Segregate the PYQs theme wise. Like pick all the PYQs of UPSC, segregate them theme wise. सारे एजुकेशन वाले एक तरफ, सोसाइटी वाले एक तरफ, IR वाले एक तरफ, फिलॉसफी के भी सब एंगल्स बना लो, फिलॉसफी के एक तरफ, एंड देन स्टार्ट राइटिंग यूजिंग द टेक्निक्स आई हैव टोल्ड यू. Akshay is there to evaluate. Okay, Akshay is doing very heavy evaluation. I have asked some more very competent people to start evaluating copies. और मैं तो हूँ ही डिस्कशन करवाने के लिए. So जिसके हाथ में पहले लग जाएगी they will evaluate. And even if दूसरों ने evaluate करिए, I will be taking it up for discussion. So that is one thing. Ideally 2 essay per week would be a great number. All right. Any questions?
और इससे रिलेटेड नहीं है, बाद में पूछ लेता हूँ। नहीं, पूछ लो। मेरे को जनरल जीएस रिलेटेड है, मेंस रिलेटेड। अच्छा, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है। रिकॉर्डिंग हो रही है या? हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मैं बंद कर देता हूँ। हेलो 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 हेलो।